नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम में नेताजी। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। गोरखपुर में एक गांव है चौमुखा। वहां का एक नौजवान पढ़ाई करता है और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की डिग्री लेने का फैसला करता है। सोचा था कि डॉक्टर बनकर अपने परिवार की जो आर्थिक स्थिति है उसको बेहतर करेगा, लेकिन जब कोर्स कंप्लीट होता है, डिग्री हाथ में आती है, तो पता लगता है कि मेडिकल लाइन में इस डिग्री को मान्यता ही प्राप्त नहीं है। कोई आम नौजवान होता तो डिप्रेशन में चला जाता, लेकिन ये नौजवान कुछ अलग ही मिट्टी से बना था। उसने इस पूरे मामले को एक आंदोलन बना दिया। फिर आया साल 2002, जब इस नौजवान ने पूर्वांचल मेडिकल इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संघ बनाया और खुद बन गया उसका प्रेसिडेंट। ये वो दौर था जब लोगों से रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ, लोगों के बीच में पैठ बन गई और इस पैठ ने इस नौजवान को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। समय बदलता चला, अपनी खुद की पार्टी बनाई, एनडीए के साथ आए, एमएलसी बने। ये शख्स यूपी की सियासत में एक शख्सियत बन गया। संघर्ष का दौर जो है वो चलता रहा। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो निषाद वोटर्स हैं उनके बीच में एक विश्वास के चेहरे के तौर पर उभरे हैं। और साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि ये इंसान जैसा दिखता है वैसा ही सोचता है और जैसा सोचता है वैसा ही करता है। संघर्ष के दौर ने इस शख्सियत को सड़क से सदन तक ला दिया, लेकिन लखनऊ की चकाचौंध भरी जो सियासत है उसने इस शख्स के अंदर से गोरखपुर को वो नहीं निकाल पाया। तो हमारे साथ आज न्यूज रूम में मौजूद हैं योगी कैबिनेट के कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर संजय निषाद। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। संजय जी, सबसे पहला सवाल ये बताइए कि संघर्ष लंबा रहा, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को मान्यता मिली या नहीं मिली, और ये है क्या? देखिए, पहली बात तो मैं दो चीज़ आपकी रिपेयर कर दूं जी कि चौमुखा मेरा शहर है, चारों तरफ से रास्ते आते हैं जी। नेपाल बॉर्डर से, गोरखपुर से, इधर जो है कुशीनगर से, इधर जो है बस्ती से। लेकिन मेरा गांव जंगल बब्बन है, जंगल के किनारे है और एक नदी के किनारे और ताल के बीच में मेरा गांव है। और हम लोग मतलब 7 किलोमीटर पैदल जाकर हम लोगों ने जाकर प्राइमरी स्कूल पढ़ा। फिर उसमें 9 किलोमीटर जाकर हम लोगों ने हाई स्कूल किया है। उसके बाद मैंने तो ये हम लोगों के संघर्ष करा, पिताजी भी ऐसे रहे। तो इसकी देन रही कि हम लोग संघर्ष के आदी रहे हैं शुरू से, जन्म से ही रहा। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में आने का तो चूँकि मैं मैथ का स्टूडेंट था, बाद में मेरी माँ बहुत बीमार हुआ करती थी, तो पिताजी मेरे सूबेदार मेजर रहे, फिर इनकम टैक्स ऑफिसर, फिर उसके बाद आए, उनके साथ रहे। तो ज़्यादातर मेडिसिन मतलब समय जो है माँ के, तो मैं लगभग बीएससी करने के लिए गोरखपुर पढ़ने के लिए इंटर पीपीगंज आया, वहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर। फिर बीएससी करने के लिए हमें मतलब लगभग 70 किलोमीटर की यात्रा करके रोज़ आना था। तो सुबह 5 बजे जगते थे, फिर आते थे पढ़ के, फिर रात में पहुँच जाते थे, 5-6 घंटे रहते थे। तो मतलब एक लंबा संघर्ष रहा। तो माँ अक्सर बीमार होती थी, लाना पड़ता था। तो ये हुआ कि देखा कि सब दवाई खाते खाते जो है हमको लगता है कि सारा पैसा तो दवा में चला जा रहा। तो अब एक कुछ नहीं कुछ, एक तो उस समय हम कम उम्र में हमारी शादी हुई थी, कक्षा 5 में थे तभी मेरी शादी हुई थी। सेकंड मैरिज जब हुआ तो मैं हाई स्कूल में था। इंटर में फाइनल हुआ तो मेरा एक सबसे बड़ा बालक था जो डॉक्टर है, डॉक्टर अमित है। और इसी तरीके से जो है था सांसद जी 2 साल बाद। तो ये हुआ कि अब तो परिवार का भी दबाव आ गया। तो पिताजी से मैंने कहा भाई अब मैं भर्ती हो गया फोर्स में। तो भर्ती हो गया तो मेडिकल में छांट दिया। ये उंगली हमारी जो है वो पहले गुड़िया खेलते थे हम लोग जो है पंचमी के दिन, तो वो लकड़ी को बनाने पीटने के लिए वो ऐसे कट गई। फिर बड़े पिताजी ने ऐसे बांध दिया तो जुड़ गई, तो टेढ़ा। इसकी वजह से हम फोर्स से हट गए। तो पिताजी ने जाने को मना कर दिया कि फोर्स में नहीं जाना। फिर रहे तो ये हुआ मेरे मन में आया कि कौन सी ऐसी पैथी है जिसमें हम डॉक्टर आसानी से बन सकते हैं। पता चला इलेक्ट्रो होम्योपैथी का आया कि नहीं, उसमें हम आसानी से डॉक्टर बने। इसकी दवाएं तुरंत काम करती हैं, ये दवाई पौधों से बनती हैं, नुकसान नहीं करती है, सस्ती हैं, और ये साइंटिफिक पौधों के एंजाइम पर आधारित है और एक मानव और पौधों के समानता पर है। तो इसके आधार पर हमने पढ़ाई की। पढ़ाई करने में पता चला कि बाद में जब हम लोगों ने इसकी डिग्री हासिल की तो पता चला कि गवर्नमेंट ने इसकी मान्यता नहीं है और प्रैक्टिस करने में तमाम बाधाएं आने लगी। तो जब उसके हमने जह में गया तो पता चला कि
कि 1953 में उत्तर प्रदेश जब देश आज़ाद हुआ तो इस देश में कालरा बहुत फैली थी। तो कालरा का इलाज जापान में बहुत दुनिया में था। तो एक हमारे यहाँ कालरा ठीक करने के लिए हमारे यहाँ एस्टेन एक दवाई है, वो उसको जो है पूरी दुनिया में बहुत फेमस हुआ। और इटली पता चला कि हर पैथी का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, हर पैथी अपने अपने हिसाब से काम करती है। हर पैथी के रोग का सिद्धांत, चिकित्सा का, स्वास्थ्य का सिद्धांत, रोग का सिद्धांत, चिकित्सा के सिद्धांत, दवाई का, तीनों सब अलग अलग होता है। तो ये हुआ ये होम्योपैथी से अलग है और ये इसमें किया जा सकता है। जब डिग्री ले लिया पता चला कि प्रैक्टिस में आना है। प्रैक्टिस में आने के लिए पता चला कि हम लोग तो पढ़ लिए, ये हुआ कि इसको मतलब रोग के लिए तमाम पेपर में छपने लगा। तो पता चला कि एक आया कि कानपुर में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी थी, उन्होंने उस समय इटली से दवाएं आती थी और उस समय लोगों ने यहाँ भारत को तमाम दिया था। तो उसमें एक भारत सरकार के मतलब उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने एक पत्र जारी किया था कि आप पब्लिकली मान्यता लें। उस समय होम्योपैथी में मान्यता नहीं थी, आयुर्वेद को भी मान्यता नहीं, किसी पैथी को मान्यता नहीं थी, एलोपैथी को छोड़कर, चूँकि एलोपैथी अंग्रेजों के समय ही वो पैथी हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि भाई आप पब्लिकली मान्यता ले लें, फिर उसके बाद ऑफिशियली मान्यता मिलेगी। तो जो चूँकि एक तो सिद्धांत है ना, ट्रेन में कोई आदमी चढ़ जाता है और फिर बाद वाला चढ़ना चाहता तो कहता जगह नहीं है, जो है पहले वो चढ़ता था तो उसके लिए भी जगह नहीं होता है। तो जिन पैथियों ने मान्यता प्राप्त कर लिया वही अधिकारी हो गए। तो इस पैथी को लोगों ने नेफ्ट में डालना शुरू किया। तो बाद में हम लोगों ने इसे PhD मतलब उच्च शिक्षा लेने के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने कॉन्फ्रेंसेस कराए 14। तो उसमें और देशों से बुलवाया, तो दुनिया में कई देशों से हमने कनेक्ट किया। फिर हम स्वीडन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोपैथी किया, एक तरीके का यहाँ का PhD के बराबर है। हम 5-6 लोग आए और इस पर रिसर्च शुरू किया। पटना के एक डॉक्टर मिले, डॉक्टर रमाशंकर श्रीवास्तव थे, वो महात्मा थे, उनके साथ मेरा सानिध्य हुआ। और वो एक साइंटिस्ट थे उस ज़माने में, जब भारत में कोई मतलब भारत में दवाई कम बनती थी तो वो विदेशों में रहते थे और वहाँ से पढ़ के आते थे, यहाँ के डॉक्टरों को दवाई नहीं पढ़ाते। बाद में वो रिटायर्ड हुए तो उनके सानिध्य रहे और उन्होंने इलेक्ट्रोपैथी सीखा। तो बाद में पता चला कि इसके अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, शिक्षा नहीं है। तो मैंने कहा कि अब इसके अच्छी पैथी है तो इसके लिए एक मेडिकल कॉलेज ही खोल दो। खोला, उसमें पढ़ाया भी अच्छा खासा हुआ। तो जब सब कुछ हो गया तो पता चला कि इसमें लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कागज़ लेने के लिए बहुत लोग हैं और प्रैक्टिस करने के लिए बहुत कम लोग हैं। तो पता चला उसमें आया कि 10% लोग रियल इलेक्ट्रोहोम्योपैथ हैं, बाकी लोग अपनी दूसरी पैथी करते हैं, उसमें आया। तो उनको हम लोगों ने यूनाइट किया। यूनाइट करने के बाद जब हम लोग ब्रिलियंट स्कॉलर में आ गए, पूरी दुनिया से कलेक्ट कर लिया, दवाई बनाना शुरू किया और पौधों में होम्योपैथी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और पैथी में अलग कर दिया इसको। और फिर हमने आज उठाना शुरू कर दिया। तो जब हमने क्वेश्चन उठवाना शुरू किया उत्तर प्रदेश सरकार से कि भाई अब इस पैथी को भी मान्यता मिल जाए, कानून जब एलोपैथी में कानून है, तो जब एलोपैथी में कानून है, होम्योपैथी में, आयुर्वेद में कानून है। पता चला कि उसमें भी पकड़े जा रहे हैं कि आयुर्वेद में कि लकड़ी बुरादा भर दिया गया है। पता चला एलोपैथी में तमाम फर्जी दवाएं बनती हैं। तो जिसमें कठिन कानून है उसमें फर्जी दवाएं बन रही हैं, तो जिसका कानून ही नहीं है उसमें कितनी फर्जी दवाएं बन रही होंगी। तो इसलिए दवाएं जब सही रहेंगी तो उस पैथी का विकास होगा, इसलिए कानून बनाना जरूरी है। अपील हुआ, हाई कोर्ट में आया मामला, उसमें आया कि नहीं, हाई कोर्ट ने YK सब्रवाल जी थे, उन्होंने अपील किया कि मतलब कि नहीं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को भी एलोपैथी जैसे MCI एक्ट जैसे मान्यता कर देनी चाहिए। तब तक डॉक्टर अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखेंगे, ये जो है प्रमाण पत्र है, वो जो है सर्टिफिकेट भी देंगे, दवाई भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। गवर्नमेंट का काम है जो है रूल बनाना जो है। तो पता चला कि कोई भी नीति बनाने के लिए उनसे कैसे लोगों के साथ ब्लैकमेलिंग होती थी। तो हमें लगा कि ऐसे लोग झोला ढोते रहे इसी सचिवालय में, दोनों बैग लेके आते रहे, अपने दाहिने हाथ में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो भी सिद्धांत होता था दुनिया से इकट्ठा किया था रिसर्च पेपर, और राइट हैंड में हमारे आता था कोर्ट के ऑर्डर। तो पता चला कोर्ट के ऑर्डर का पालन तो सरकार करनी है, इसको भी सरकार ही करेगी, सरकार के पास व्यवस्था है किसी चीज़ की मान्यता करना। तो मैं बहुत दौड़ता रहा इसी सचिवालय में। तो मैंने सामाजिक संगठन बनाया, उसके बाद धीरे धीरे मैं इधर आया। फिर इलेक्ट्रोपैथी का आज नहीं
कल मान्यता मिलेगा, कानून बनेगा। लेकिन हम पहले उनको चाहते हैं कि इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टर जो है, जब से मैं आ गया फिर धरपकड़ बंद हो गया, लोगों के अंदर मैसेज आ गया कि नहीं ठीक से जो इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टर करेगा मैं हूँ। तो आज के दिन वो मिलते हैं, अभी मैंने वो मिलवाया, तो अब इस पर चल रहा है धीरे धीरे, और निश्चित रूप से उसका कानून बन जाना चाहिए जैसे स्वाभाविक पक्ष। सर, क्या यही वजह है कि आपने सोचा कि निषाद कम्युनिटी जो है उसके लिए काम किया जाए, या कोई और भी बड़ी वजह है? क्योंकि पिछड़ी तो अन्य भी जातियां है। क्या आप खुद निषाद कम्युनिटी से आते इसलिए ये फैसला लिया, या इसकी कोई खास वजह या कोई ऐसा इंसिडेंट रहा हो जब आपने ऐसा सोचा? डॉक्टर के अंदर तो कोई जाति होती नहीं, वो सबके लिए बराबर होता है। लेकिन चूंकि जो जातियाँ गरीब थी तो अस्पताल में हम लोगों के पास सस्ते इलाज थे, तो सस्ते इलाज के नाते हम लोग पास आते थे। तो उसमें ज़्यादातर हमारी कम्युनिटीज हुआ करती थी। तो उसमें ये पता चला कि ये गरीब हैं, तो हमें ये किताब, लाइब्रेरी पढ़ने वाले हम तब भी थे, लाइब्रेरी तब भी आज भी रहोगे। उसमें पता चला कि अंथा समय नंग्यार क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा समय नंग्यार 1949-50 पता चला कि जो है अंग्रेज, ये पहले सड़कें नहीं थी, पहले मतलब ये हाईवे नहीं था, तो नदियों से लोग आते जाते थे। तो जो नदियों से व्यापार होता था तो निषाद बड़े व्यापारी थे। गांव में गरीब जो नदियों किनारे रहने वाले गांव वाले बड़े अमीर थे, सोने की चिड़िया थी। पता चला अंग्रेज और मुगल इस देश में आए और फिर इन्हें गरीब बनाने की व्यवस्था किया। तो वे पता चला कि जब मुगल आए तो हम 30 गुना अमीर थे, जब अंग्रेज आए तो 20 गुना अमीर थे। जब इस देश से अंग्रेजों को मारकर हमारे लोगों ने भगाया तो एक बराबर थे। तो पता चला कि अंग्रेजों से लड़ने के नाते अंग्रेजों ने 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया और एक जाति को अपराधी जाति घोषित किया। तो मैंने एक ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज वेलफेयर मिशन बनाया कि भाई सभी जातियों में जो कमज़ोर हैं उनके लिए और जो बैकवर्डनेस है उनके लिए शक्ति मुक्ति महासंघ संगठन बनाया। इसके माध्यम से हम संघर्ष करते रहे। संविधान समस्याओं का समाधान है, संविधान तिजोरी है, लेकिन उसकी चाबी गांव में है। मुझे बताया भाई ये चाबी तुम्हारे पास है और तुम दलदल में हो, बेहोश हो। तो ये देखा गया कि पॉलिटिकली ये जो वोटर हैं, एक किताब हमें पढ़ने को मिला उस समय, उसका नाम है अबाउट द पॉलिटिक्स, चर्चिल के। तो चर्चिल ने उस पर लिखा है कि पॉलिटिकल पावर स्ट्रॉन्ग सभी समस्या, मतलब राजनीति जो है ईश्वर की शक्ति से थोड़ा सा भी कम नहीं है, वो बहुत शक्तिशाली है। और उसमें लिखा कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी विद सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सभी समस्याओं का समाधान एक राजनीतिक दल से संभव है जब उसके साथ कोई सामाजिक संगठन हो। उसमें लिखा कि पॉलिटिकल सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्वीट पॉइजन द डेमोक्रेसी विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। सामाजिक संगठन एक मीठा जहर है जो है समाज के लोग उसको बनाते हैं। तो पता चला हमें सामाजिक संगठन छोड़ के हटाओ, और उसमें लिखा द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी, कि इस युग का असली भगवान वोटर है, वो भाग्य विधाता है, बट पॉलिटिकली अनकॉन्शियसनेस है, वो राजनीतिक रूप से बेहोश है, उसे होश में लाना। तो मैंने प्रोग्राम बनाया कि एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स। तो हम अपने बिरादरी में पढ़े लिखे, भाई जब कोई व्यक्ति यूनाइट होता है तो परिवार से होता है, फिर रिश्तेदार से होता है, फिर अपनी कम्युनिटी से होता है, तब दूसरे लोगों में जा पाता है। तो एक जो है मैसेज देने के लिए मैसेंजर पहले उसके परिवार के लिए होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, फिर उसकी बिरादरी होती है, तब उससे मैसेंजर के आधार पर। तो पता चला मैंने प्रोग्राम बनाया कि एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स, ट्रीट द वोटर, उसे होश में लाना है, फिर उसे जोश में लाना है, फिर सही बात पढ़ाना है, फिर सही जगह वोट डलवाना। कह सकते हैं कि बसपा का वोट बैंक भी रहे लंबे समय तक, अगर निषाद वोटर्स की बात की जाए। उसके बाद आप सपा के साथ भी सहयोगी दल के तौर पर आपने काम किया। वो दौर था जब आप बीजेपी के खिलाफ कई नारे दिया करते थे कि कमल का बटन दबाओगे तो 5 गुना गरीब हो जाओगे, लेकिन फिर आप बीजेपी के साथ आ गए, कैसे? देखिए, हमने तो कोई ऐसी पार्टी नहीं, हम हर पार्टी के खिलाफ रहे। मतलब सभी पार्टियों को हमने ये माना कि ये जो है राजनीति का शिकार बनाती हैं और कुछ लोगों को राजनीति का हिस्सेदार बनाती हैं। पता चला कि जब भगवान राम और निषाद राज त्रेता में जब नीति बनाते थे तब प्रजा सुखी थी, मतलब तब बजट बनाते थे तब प्रजा सुखी थी। मतलब बजट के जो शिकार हैं वो जो बजट के शिकार हैं वो निर्बल हैं और जो बजट के हिस्सेदार हैं वो सबल हैं। ये तब पता चला जब चौधरी चरण सिंह की किताब है, अपने उन्होंने आत्मकथा में लिखा है कि जब उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया और प्रधानमंत्री पद से उन्हें हटाया गया, तो उन्होंने पूछा भाई काम देश तो अच्छा चल रहा है, हमें क्यों हटाया जा रहा है? ये कांग्रेस का चरित्र बता रहा हूँ, क्योंकि सिग्नेचर और नेचर नहीं बदलता है, ये हम पब्लिक से कहेंगे। तो पता चला कि उन्होंने पूछा कि भाई देश तो ठीक से चला रहा हूँ, क्यों हमें हटाया जा रहा है? उन्होंने कहा कि मैं वादा किया था कि आपको प्रधानमंत्री बना दूंगा, आप प्रधानमंत्री बन गए। ये वादा नहीं हुआ था कि बजट आप पास करोगे।
तो इसका मतलब बजट पास करना बहुत कुछ है। तो पता चला बजट पास करने में पता चला कि जनता का ही हिस्सा ही पास होता रहा। अब कुछ लोग अमीर हो गए, बाकी लोग जो बजट के हिस्सेदार हैं वो सबल हो गए, जो बजट के शिकार हैं वो निर्बल। आज मोदी के साथ इसलिए आया, पहले बीजेपी और मोदी में थोड़ा अंतर है, पहले की बीजेपी अब की बीजेपी में बहुत अंतर है। हम जो इसलिए आए, पता चला कि उस संविधान बनाने में हमारे मछुआरों को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया गया, उजाड़ा गया, जेल गए, इनको जो है क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी मुताबिक इन्हें 75 प्रकार के रिजर्वेशन। पता चला इनकी संख्या बहुत अधिक है, और ये जब संख्या अधिक है तो जब मान के चलो कि धन जहाँ रहेगा वहीं लूटेंगे लोग। तो इनको पता चला इनके नेताओं के माध्यम से तो वोट लिए जा, पता चला हमारे सारे नेता मारे गए। महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, अकबर दयाल वर्मा, मनोहरलाल, जयपाल कश्यप, झूरी बिन जमुना निषाद, फूलन देवी, ये सब। तो हमने कहा ये बिना सेना के जो नेता बने ये मारे गए, चलो अब राजनीतिक सेना तैयार करो। राजनीतिक सेना तैयार करने में इसको पार्टी खड़ा बना किया, तो पता चला कांसी राम ने जो काम किया वो हमने काम शुरू किया। भाई उन्होंने एक सोती हुई काम को जगाया और राट पलाया। हम कह रहे हैं आज के दिन में हमारे लोग भी सोए हुए हैं, भाई अंग्रेजों ने सुला दिया, गरीबी, लाचारी, बेकारी, इनका सब कुछ उजाड़ के, तो उनको भी हमने जगाने का काम किया। तो जगा के उन्हें लेके आया कि भाई, तब एक निषाद राज का किला तब तक पता चल गया हमें। मैं 23 लोगों के साथ उस पर गया, मैं जब वहाँ देखा तो लोगों के अंदर सोच, मैंने कहा कि अरे यार ये तो पता चला कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, हमें प्रेरणा मिल गई और उससे जागृति होती है प्रेरणा से। अब प्रेरणा में जागृति मतलब कौन किला तोड़ने वाला है, कौन इनको बर्बाद करने वाला है, तो मैंने जागृत करके बताया दोस्त और दुश्मन कौन है। फिर उससे सोच उनके अंदर पैदा किया कि तुम केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर रैकवार, तो तुम तो बटे हुए अंग्रेजों के द्वारा बांटे गए हो, असली में तुम्हारा खून निषाद राज का है, तुम्हारे खून में राजनीति है, और बिना राजनीति या तो राजनीति के शिकार हो तो केवट मल्ला हो, और राजनीति के हिस्सेदार हो गए तो निषाद राज हो जाओगे। कि आज के दिन में आज हम भारतीय जनता पार्टी के इसलिए हैं कि एक तो भारतीय संस्कृति को स्थापित, और मोदी ने उस निचले पावदान पे रहने वाले लोग, भाई देखिए आज के दिन में सबसे पहले प्रधानमंत्री हैं कि जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा हम अनाज देंगे तो दिया, मकान देंगे तो दिया, इलाज के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं कि पहले मेरे सामने तड़प तड़प बच्चे मर जाते थे, 5 लाख का आयुष्मान भारत कार्ड है। मैं अपने विभाग में अभी स्व कल्याण कोष का स्थापना कराया, जिसके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, जिस निषाद के पास, वो सीधे जाके इलाज करा ले, 5 लाख हम दे देंगे। मतलब हम चाहते हैं कि देश में सभी लोगों के लिए कानून है, बराबर होना चाहिए। सर, हमारे न्यूज रूम में तमाम ऐसे सहयोगी हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। मंत्री जी, जैसे आपने कहा है कि आपकी पार्टी का नाम निषाद पार्टी है, निषाद में निर्बल और शोषित इंक्लूड है, तो सर आप क्या निर्बल और शोषित के लिए ही काम करेंगे या समृद्ध काबिल लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करेंगे, उनको आगे पहले तो इस पार्टी का नाम निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल है, इसका शार्ट नेम निषाद है। और किसी भी पार्टी को चलाने के लिए बेस वोट चाहिए, किसी के लिए प्रचारक चाहिए, उसके लिए टीचर चाहिए पॉलिटिकल, उसके लिए शुभ चिंतक चाहिए, उसके लिए प्रशंसक चाहिए। तो मछुआ समुदाय हमारे लिए शुभ चिंतक है। उसमें 578 जातियां जिन्हें कानून बना के उजाड़ा गया है, ऐसा नहीं कहते निषाद है। तो कम से कम जो जातियां पाइपलाइन में हैं, पॉलीथीन में हैं, आज के दिन में उनकी पोजीशन बहुत खराब प्लेटफार्म पर हैं, ऐसे घूम रहे हैं, उनकी एक ही गलती था ना कि अंग्रेजों मुगलों से लड़े हैं। तो ऐसे देश में उखड़े हुए परिवारों को बसाने के लिए जो भी आवे, चाहे अपर कास्ट आए, चाहे धनवान आए, चाहे कोई भी आए, तो इस युग में सभी लोगों को स्वागत है। हमने देखा होगा कि जब पहला एक विधायक बने हमारे विजय मिश्रा जी, उसके बाद आज देखे होंगे कि हमारे 11 विधायक हैं, उसमें 3 निषाद हैं, अभी एक निषाद फिर हमने एमपी बना दिया उन्हें, आपने देखा कि दूसरे ही टर्न में पहले विधायक बनाया फिर सीधे एमपी बनवा दिया। भले हमारा बेटा नहीं जीत पाया लेकिन एक दूसरा बेटा हमारा एमपी हो गया, बिंद जो है। हम सभी जाति को, उसके बाद पंडित जी हैं, ठाकुर साहब, महिलाएं हैं, राय साहब हैं, तो जो जीतने लायक था उसे हम लोगों ने जितवा के ले आया था। ऐसा नहीं कह सकते कि हम केवल निषादों के लिए हैं, निर्बलों के लिए सभी लोग संवेदनशील हैं, सभी चाहते हैं कि निर्बल सबल हो जाए। ये तभी है जब सबल लोग निर्बलों के लिए सहायक बनेंगे तब। नमस्ते सर, मेरा सवाल है कि मछुआ आरक्षण को लेकर आप विपक्ष से सहायता मांग रहे हैं, इस बात पर कितनी सच्चाई है? देखिए, आज के दिन में लोकतंत्र में जब जो लोकसभा में सदस्य हो जाता है वो लोक प्रतिनिधि है सबका, कोई किसी एक पार्टी का नहीं है।
वो जनता ने उसे वोट दिया कि जाकर जो भी शोषित, वंचित हैं, उपेक्षित हैं और संविधान के दायरे में उन्हें लाकर उन्हें विकास की धारा में लाया जा सके, वो उसी लिए संकल्प लेते हैं, शपथ लेते हैं। ऐसा नहीं कि विपक्ष का व्यक्ति शपथ नहीं लेता है, वो भी जाके शपथ लेता है कि भारत के संविधान के मुताबिक जो भी समस्या होगा हम उसमें सहभागी बनेंगे। तो यह संविधान को लिखवाने वाले, ये संविधान बनवाने वाली जातियाँ हैं। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंतः समयानुसार 1949-50 के अनुसार 75 प्रकार के रिजर्वेशन थे। तो उनसे इसलिए सहायता मांग रहा हूं क्योंकि उन लोगों की पिछली सरकारों ने इस आरक्षण से संबंधित पब्लिक फाइल 74/4/1950 वो जो है उन लोगों ने गायब कराई, उनके मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया, वो रोड़ा बने थे। तो जो रोड़ा बनेगा, तो मैं कहता हूं कि आज के दिन में हम उनसे सहायता मांग लेंगे, उनका हो सकता है हृदय परिवर्तन हो जाए। वो विरोध में थे, आज के दिन में नई कांग्रेस है, नई सपा है, नई भाजपा है, तो इस समय हमारा सहायता कर देंगे तो आसानी से ये हो जाएगा। क्योंकि हम तो चाहते ही हैं और वह भी चाहेंगे तो जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं लोगों ने इस चीज़ को डिस्टर्ब किया था। वह विरोधी थे। मैं कहता ना कि एक होता है कि जो आदमी इसके लिए बिना मतलब विरोध में काम किया हो, आज के दिन हम उसके जो है समर्थन में काम किए हैं। आपने अभी 1-2 दिन पहले एक बयान दिया था कि विपक्ष ने इस बार एक नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहा है, विपक्ष जनता के बीच में, उसी का ये परिणाम रहा है। तो विपक्ष तो अभी भी संविधान के मुद्दे को लेकर उसी नैरेटिव के साथ आगे बढ़ रहा है। तो इस नैरेटिव के जवाब में आपके पास प्लान क्या है? देखिए, 2 प्लान हमारे हैं। पहले बात तो राजनीति कहते हैं कि जिसका हथियार हो उसके ऊपर आज उन्होंने संविधान को हथियार बनाया है। और संविधान के अंदर लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, अनुसूचित जाति की सूची सूचीबद्ध है। तो अगर वो संविधान की सुरक्षा की बात करते हैं, आरक्षण के नाम पर लोगों से कि आरक्षण खत्म हो जाएगा इसके लिए वोट लिया है, तो निषादों का तो आरक्षण था नहीं। आरक्षण किसे था? 23% में मिल्कमैन, जो ओबीसी के आरक्षण में कुछ जातियां हैं जिनका कब्जा, हम नहीं कहते, सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट है। अनुसूचित जाति में जिन जातियों का कब्जा है, तो वो जातियां उभर के 1% वोट दे दिया, एक तरफा उनकी जीत हो गई, मतलब ढेर सारे उनके सांसद आ गए। तो अगर संविधान के सहारे वोट लिए हैं तो संविधान में जो लगा हुआ लागू कराएं। अगर वो हमारे मछुआरों के आरक्षण की बात सदन में नहीं उठाते हैं तो यहाँ निषाद कहेगा ये धोखेबाज हैं, ये संविधान को दिखाते हैं लेकिन संविधान के अंदर की बात लागू नहीं कराते हैं। तो एक तो संविधान का नैरेटिव वैसे कैंसिल हो जाएगा। दूसरा, चुनाव आयोग ने कहा था कि जो झूठ बोलेगा, झूठ ऑडियो वीडियो चलाएगा, उसके खिलाफ बड़ी कड़ी कार्रवाई होगी। तो जो है चुनाव आयोग के आंखों में धूल झोंका गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का लेटर अंत में, जिस दिन मेरे बेटे सरवन का जो विधायक उसकी शादी था, मैं कार्ड लेके जो प्रधानमंत्री के पास गया था, उनके ऑफिस में बैठा था और सदन चल रहा था, वो भाषण दे रहे थे। 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो भाषण है वो पत्र पढ़ रहे थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई मैं आरक्षण का समर्थक नहीं हूँ, आरक्षण कतई पसंद नहीं करता हूँ। और कह रहे थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो पत्र पढ़ रहे थे कि हम नौकरी में और आरक्षण नहीं पसंद करते, कोई अयोग्य आदमी आएगा नुकसान। तो आरक्षण विरोधी थे, लेकिन आगे पीछे काट कर और कि आरक्षण विरोधी हैं, ये कह रहे पसंद नहीं करते मोदी का। मुसलमान का आरक्षण अनकॉन्स्टिट्यूशनल था दक्षिणी भारत में, उसे अमित शाह जी ने कहा कि हम मुसलमानों का आरक्षण खत्म करेंगे, आएंगे तो आरक्षण खत्म करेंगे, ये वीडियो चला। तो लेकिन कहीं तो कोई, जो कि सरकार तो शून्य हो जाती है ना जब आचार संहिता लगता है, तो इसकी व्यवस्था तो चुनाव आयोग की थी। तो ये फर्जी वीडियो चले तो कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ। ये फर्जी नैरेटिव चले, झूठ 8,500 दे देंगे, 1 लाख खाते में जाएगा, ये तो मना किया था ना चुनाव ने। इसलिए बोला चुनाव आयोग के आंखों में धूल झोंककर ये लिया गया। तो चुनाव आयोग भी इस पे एक्शन ले कि कौन कौन लोग इसमें वीडियो चलाए, वो तो नेट से निकल जाएगा, पता चल जाएगा। तो ये चाहते चलेगा कि वो हम लोग सरकार में, देखो सरकार में रहने वाले लोग सरकार के साथ, हमको मालूम हम सरकार में आ रहे हैं, मोदी फिर आ रहे हैं, हम यहाँ सरकार में, तो हम झूठ बोल नहीं सकते, हम विकास और विचारधारा पर वोट लो सकते। उन्हें मालूम था हमें नहीं आना, जितना अधिक से अधिक झूठ बोलो, अधिक से अधिक झूठ बोला और पहचान बना लिया। सर, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप मत्स्य विभाग के मंत्री भी हैं, पिछले कुछ सालों में कितना बड़ा बदलाव देखते हैं आप? अगर मत्स्य विभाग की बात की जाए तो एक पूरा मंत्रालय ही बना दिया गया, कितना बड़ा बदलाव देखते हैं? मैं सौभाग्यशाली हूँ जिस समुदाय का नेतृत्व करता हूँ, उस मत्स्य में हमें पहले मत्स्य मंत्री कैबिनेट बनाया गया और मत्स्य मंत्री हमें बनाया गया। 2013 में मैंने संघर्ष शुरू किया, 2014 में केंद्र में मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ।
पहली बार 70 साल में इसके लिए इनके मत्स्य क्षेत्र में काम करने वाले मछुआरे हों या कोई और हो, इनके मत्स्य पालकों के हितों विकास की धारा में लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा और इनके अनुदान देकर धनवान बनाने के लिए। और तो ये केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। अब उसके लिए हम लोगों ने उसको धरातल पर लाया गया आज के दिन में। उसमें फिश फार्मर, फिश वर्कर, फिश वेंडर्स हैं। पूरे देश में उत्पादन के क्षेत्र में जो इनलैंड फिशरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश का अवार्ड मिला है। अभी हम उत्तर प्रदेश को चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हो जाएं, दूसरे प्रदेश से मछली नहीं आवे, बल्कि हम यहाँ से मछली आयात करें, दूसरे प्रदेश को भी करें, दूसरे देश को भी करें। उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ खारे पानी में, मीठे पानी में, झींगे का। अब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास रोडवेज, रेलवे सब कुछ हो चुका है। उसे हम ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इनके लिए हमने मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कराई है। उसमें पहले लिए इनका घर नहीं है तो घर मिल जाए, इनके पास कम्युनिटी झाल नहीं है, कम्युनिटी झाल बनाएंगे, उसको कोचिंग करेंगे, उसमें कोचिंग कराएंगे। जो मेधावी छात्र होंगे उनके लिए कोचिंग कराएंगे। गरीब मछुआरों को बेटा अगर IAS PCS बनना चाहता है, DM कोई भी अधिकारी कर्मचारी, वो हम कोचिंग का पैसा दे देंगे, फीस दे देंगे। हम जो है आज उनके बच्ची की शादी के लिए है, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग बजट लाया हूँ कि उनको ब्लॉक में ट्रेनिंग कराएंगे, जिले में कराएंगे, प्रदेश में कराएंगे और दूसरे प्रदेशों में बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है उसमें ले जा कराएंगे। तो वो इस क्षेत्र में आएंगे कि कैसे मछली में हमें विकास हो सकता है। और अभी ये मैंने आदेश किया है कि पहले तो इनको ट्रेंड किया जाए और ट्रेंड करके इनको योजनाएं दी जाए, और जिसको भी योजनाएं दी जाए जब तक वो सफल न हो जाए तब तक मेरा अधिकारी उसके मेरा जो लाभार्थी है कंज्यूमर वो मेरे आप विभाग में न आए, बल्कि हमारा विभाग उसके दरवाजे पे जाए। उसके लिए मैं मत्स्य मित्र एक पोर्टल बनाया हूँ और अभी हमने सबको कनेक्ट कर रहा हूँ उससे, और उसको हाई टेक्नोलॉजी जो जो हमारी जो कहते हैं कि परंपरागत तरीका था मछली पालन का, अब उसे आधुनिक तरीका में बदल रहा हूँ। और कम से कम जैसे एक बायोफ्लाक है, आप एक पाउडर बैक्टीरिया है, पाउडर में गुड़ डालो, पानी डालिए, बैक्टीरिया डाले बढ़ जाए, पानी भर दीजिए पोखर है, बैक्टीरिया बहुत हो जाएंगे। तो मछली डालिए, जितना भी मछली का वेस्ट प्रोडक्ट है वो बैक्टीरिया खा जाएगा, पानी में स्वस्थ है। जैसे शहरों में है, बड़े बड़े तालाब हैं, अभी उसे एक्वाफोनिक प्लांट बनाया जाए कि उसे तैरता हुआ खेती की जाए, उसमें सब्जी है, फूल है और कुछ उगाया जाए, सलाद उगाया जाए। तो पानी जो होता है उसमें अमोनिया है, वो पौधा ले लेगा और पानी साफ हो जाएगा और साफ पानी मछली डाल दे जाएगा और ज़्यादा। इसलिए हमारे यहाँ जो ग्रोथ रेट है वो 25% का भी उत्तर प्रदेश में। तो हम एक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पे मत्स्य विभाग अच्छे भूमिका निभा रहा है। न्यूज रूम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे यूपी कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर संजय निषाद। न्यूज रूम में नेताजी के अगले एपिसोड में किसी नए नेता के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।